ये देखिए, यही सारे सैनिक प्रशिक्षण करते थे। यहाँ पे हुई कुछ साल पहले हुई खुदाई से राजपूत पट्टा और कुकरी जैसे हथियार बरामद हुए हैं। इसके अलावा इस किले में 25 तोप भी पाए गए हैं। श्वेता का मन अभी भी उस अंदर महल के दरवाजे पे ही अटका हुआ है। मुझे वहां जाना ही चाहिए। पता नहीं अगली बार कब यहाँ आना हो पाए। कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। माँ, मैंने शायद अपने ईयरफोन्स पीछे कहीं गिरा दिए हैं। अरे श्वेता, इतनी लापरवाही ठीक नहीं है बेटा। अब चलो वहीं पे चलकर ढूंढते हैं। नहीं, मैं अकेले ही ढूंढ लूंगी। आप लोग म्यूजियम होकर आइए, मैं आप लोगों को वहीं मिलूंगी। हाँ माँ, मुझे तो पुराने जमाने का हथियार देखना है। ठीक है श्वेता, लेकिन हमें 10 मिनट में म्यूजियम में मिल जाना। ओके? जी पापा। श्वेता वापस उसी गेट पर आ चुकी थी। अभी मौका भी अच्छा है, आसपास कोई चौकीदार भी नहीं है। कितना सुंदर है ये। थोड़ा अंदर जाके कुछ फोटो खींच लेती हूँ, फिर महल के आर्किटेक्चर के बारे में अपना हिस्ट्री प्रोजेक्ट भी बना लूंगी। विश्वास नहीं होता, कोई इतने सुंदर महल को इस तरह से बर्बाद कैसे कर सकता है। किसी जमाने में यहाँ हजारों लोग बसते होंगे। क्या शोभा होती होगी इस जगह की। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी कभी यही रहती थी, इस जगह की राजकुमारी थी। तभी श्वेता को अंदर महल के अंदर दीवार पर लगा हुआ एक टूटा सा दर्पण दिखा। उसने उसमें झांक कर अपनी परछाई देखी, लेकिन वो परछाई किसी और की थी। उसकी शक्ल भले ही श्वेता से मिलती थी, लेकिन उसका पहनावा और साजो सज्जा किसी राजकुमारी के जैसा था। राजकुमारी रत्ना, चलिए, दरबार सज चुका है। महाराज ने आपको वहां उपस्थित होने का आदेश दिया है। हम तैयार हैं, चलिए। होशियार, राजगढ़ के राजा वीर सिंह राजवंशी पधार रहे हैं। आज का दरबार शुरू किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आज का विशेष मुद्दा है हमारे और पड़ोसी राज्य विजयनगर के बीच का अनुबंध। विजयनगर के महाराज श्री युजवेंद्र सिंह ने हमारे समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा है। हमें यह प्रस्ताव मंजूर है सेनापति। हमारी तरफ से राजा युजवेंद्र सिंह को 100 स्वर्ण कमल पुष्प भेंट किया जाए। ये हमारी मित्रता का प्रतीक है। जो आज्ञा महाराज। विजयनगर के वीर योद्धा सदाशिव खुद आज ये प्रस्ताव लेकर दरबार में हाजिर हुए। महाराज की जय हो। सभी दासियां सदाशिव को देखकर उस पर मोहित हुई जा रही थी। उसका गठीला देह अपने में ही अलौकिक पौरुषता का प्रतीक था। उफ, काश यह हमारे राज्य का होता तो मैं इसे हमेशा के लिए अपना बना लेती। हाँ, जैसे कि वो तुम्हें कभी पसंद करता। शूरवीर सदाशिव, आपके तीरंदाजी और तलवारबाजी की ख्याति दूर प्रदेश तक फैली हुई है। हम भी इसका एक नमूना देखना चाहेंगे। यदि उचित हो तो महाराज की शान में हम आपके विशेष सैनिकों के साथ द्वंद्व करने के लिए तैयार हैं। जरूर सेनापति। कल शाम एकादशी के उत्सव के बाद यह प्रतियोगिता आयोजित की जाए। सारा मंत्रीगण और राज परिवार इस प्रतियोगिता में शामिल होगा। जी महाराज, आप निश्चिंत रहिए, हम सभी प्रबंध अच्छी तरह से कर देंगे। महाराज। तभी दरबार में राज पुरोहित गंगाधर का आगमन होता है। महाराज की जय हो। आइए गंगाधर, कहिए किस काम से आना हुआ। महाराज, कल के एकादशी पूजन के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। कल की एकादशी एक बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र में पड़ रही है। मेरा सुझाव है कि कल का पूजन आप या महारानी के बजाय राजकुमारी रत्ना करें। इसकी कोई खास वजह? महाराज, आप तो जानते हैं राजकुमारी अब वयस्क हो गई है। जल्द ही उनका स्वयंवर का आयोजन होगा।
जिसमें वो अपने होने वाले वर का चुनाव करेंगी। अगर कल का पूजन वो खुद संपन्न करे तो उन पर महादेव की असीम कृपा आएगी और उनका भाग्य और भी उज्जवल हो जाएगा। उचित है, हमें खुशी है कि आपने राजकुमारी के हित के लिए इतना सब कुछ सोचा। मैं तो आपका सेवक हूँ महाराज, और ये भली भांति जानता हूँ कि आपके लिए राजकुमारी की खुशी से बढ़कर और कुछ मायने नहीं रखता। एकदम ठीक कहा आपने। हम आपके विचारधारा से पूरी तरह से सहमत हैं। कल का पूजन राजकुमारी रत्ना ही करेंगी। गंगाधर तिरछी नजरों से रत्ना की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो पर्दे की आड़ में छिप जाती है। आखिर क्या प्रयोजन था राजपुरोहित गंगाधर का? क्या एकादशी पूजन में राजकुमारी रत्ना को बुलाने में उसकी कोई सोची समझी साजिश थी? और क्या रत्ना उससे बच पाएगी? जानने के लिए जरूर देखिए अगला एपिसोड। कहानी जारी रहेगी। अगले दिन राजकुमारी रत्ना और गंगाधर शिव मंदिर में एकादशी की पूजा संपन्न कर रहे थे। प्रभु की आराधना करते वक्त रत्ना को ऐसा लग रहा था जैसे गंगाधर उसे अजीब तरीके से देखे जा रहा था। उसने अपना पूरा ध्यान उपासना में ही लगा दिया और उसके व्याखार को नजरअंदाज करने लगी। गंगाधर ने पुष्पमाला और आरती की थाली देने के बहाने रत्ना को स्पर्श करने की कोशिश की। रत्ना ने उसे क्रोधित होकर अपनी तीव्र दृष्टि से देखा। क्या हुआ राजकुमारी? शायद ऐसा गलती से हुआ हो। सारे वक्त गंगाधर उसे किसी न किसी बहाने से स्पर्श करने की कोशिश कर रहा था। पूजा खत्म होने तक रत्ना का सब्र का बांध टूटने लगा था। राजपुरोहित, आप अपने दुस्साहस की सीमा लांघ रहे हैं। परंतु मैंने क्या किया राजकुमारी? क्या हुआ राजकुमारी? रत्ना ने ये बात दासियों को ना कहकर पहले महाराज को बताना आवश्यक समझा। वो नहीं चाहती थी कि राजमहल में उनके और गंगाधर के बारे में कोई अफवाह फैले। कुछ नहीं, पूजन समाप्त हो गया है। आप लोग सभी में प्रसाद वितरित कर सकते हैं। ठीक है राजकुमारी। रत्ना वहां से जाने लगी, लेकिन गंगाधर अब भी उसे देखकर कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। उसकी सबसे प्रिय मित्र मोहिनी ने इस बात पर गौर किया। मैंने देखा गंगाधर को, जिस तरह से वो आपको ताक रहा था। आप आदेश दे तो मैं सिपाही बुलाकर अभी उसे कालकोठरी में बंद करवा दूं। नहीं मोहिनी, उसे पिताजी ही सजा देंगे। आज समारोह के बाद मैं उनसे इस बारे में खुद बात करूंगी। जैसे आप उचित समझें। सायंकाल में द्वंद्व प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ। पूरे राज्य के शूरवीर योद्धा आज अपना पराक्रम दिखाने वाले थे। आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। जो शूरवीर जीतेगा उसे राजकुमारी का निजी अंगरक्षक बनने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन राजकुमारी कहाँ है? दिख नहीं रही। यही प्रश्न तो मैं आपसे पूछने वाला था। लेकिन मैंने तो उन्हें सुबह से नहीं देखा। महामंत्री, कहाँ है राजकुमारी? उन्हें तुरंत ही ढूंढा जाए। सबकी नजरें मैदान पर थी। राजकुमारी रत्ना युद्ध कवच पहने घोड़े पर सवार मैदान में आगे बढ़ रही थी। प्रणाम महाराज। राजकुमारी, क्या हम सही समझ रहे हैं? जी महाराज, आज हम भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये नहीं हो सकता। रत्ना, आप तुरंत यहाँ आइए और हमारे साथ विराजिए। एक राजकुमारी को ये शोभा नहीं देता। आप भूल रही हैं महारानी। रत्ना एक राजकुमारी होने के साथ साथ हमारी सेना की सिपाही भी है। वो अवश्य ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। महारानी ने मुंह बनाते हुए रत्ना की तरफ देखा। उसके चेहरे पे एक विजयी मुस्कान थी। जब रत्ना ने दूसरे योद्धाओं के बीच अपना स्थान ग्रहण किया तो उनमें
खुसफुसाहट शुरू हो गई। एकमात्र सदाशिव ही था जो उसके जज्बे को सराहना देते हुए उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सुनो सुनो सुनो, तीरंदाजी के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले सभी योद्धा अपना स्थान ग्रहण कर लें। रत्ना, सदाशिव समेत कुछ और योद्धा अपने अपने स्थान पर जाकर खड़े हो गए। रत्ना को तीरंदाजी में विशेष महारत हासिल थी। पूरा राज्य उसके जयकार करने लगा था। महाराज अपनी प्रजा के प्यार को देखते हुए फूले नहीं समा रहे थे। 3, 2, 1, दागो! सभी धनुर्धारियों ने अपने तीर एक साथ दाग दिए। क्या इस मुकाबले में राजकुमारी रत्ना शूरवीर सदाशिव को पराजित कर पाई? आखिर कौन जीतेगा ये बाजी? माहौल गंभीर हो चला है और जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। दागो! रत्ना और सदाशिव के तीर एकदम सटीक निशाने पर जाके लगे थे। पूरी प्रजा उनके नाम के जयकारे लगाने लगी। शाबाश राजकुमारी! राजकुमारी रत्ना और शूरवीर सदाशिव दोनों ने ही इस प्रतियोगिता में पहला स्थान ग्रहण किया है। देवदत्त को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, इसलिए अब ये तीनों प्रतियोगी दूसरे चरण में मुकाबला करेंगे। मुकाबले को और कठिन बनाने के लिए एक विशेष खेल का आयोजन किया गया। इन गोल गोल घूमती मछलियों के कतार को तीनों प्रतियोगी बारी बारी से दागेंगे। जो सबसे ज्यादा मछलियां दाग पाएगा वही विजेता बनेगा। सबसे पहले देवदत्त को अवसर मिला। उसने निशाना लगाया और एक साथ 3 तीर दाग दिए। देवदत्त ने 10 में से 6 मछलियां उड़ा दी थी। बहुत खूब देवदत्त, अब बारी है राजकुमारी की। रत्ना ने एक साथ 4 तीर चला दिए। 10 में से 8 मछलियों पे निशाना लग चुका था। राजकुमारी रत्ना ने देवदत्त को पराजित कर दिया है। अब यह देखना है कि क्या शूरवीर सदाशिव रत्ना को हरा पाते हैं या नहीं। मुकाबला बेहद रोमांचक हो चला था। पूरी प्रजा आपस में खुसफुसा रही थी। किसी को रत्ना पे भरोसा था तो कोई सदाशिव पर दांव लगा रहा था। सदाशिव ने अपना धनुष उठाया और मछलियों की कतार की तरफ ध्यान से देखने लगा। रत्ना भी उसका प्रदर्शन देखने के लिए उत्सुक थी। अगले ही पल में उसने एक के बाद एक 5 तीर दाग दिए। महाराज भी यह देखकर चौंक कर उठ खड़े हुए। विस्मय से सबकी सांसें थम गई। सदाशिव ने सभी मछलियों को छिन्न भिन्न कर दिया था। और इस प्रतियोगिता के विजेता हैं विजयनगर राज्य के शूरवीर सदाशिव। बहुत खूब शूरवीर सदाशिव। आज से पहले कोई भी राजकुमारी को तीरंदाजी में पराजित नहीं कर पाया है। आपने आज बेहतरीन कला का प्रदर्शन किया है। हम आपको इस विशेष तलवार से पुरस्कृत करते हैं। पूरे उत्तर राज्य में आपको ऐसी नायाब तलवार कहीं और नहीं मिलेगी। शुक्रिया महाराज, हमें ये सौभाग्य देने के लिए। हम राजकुमारी के जज्बे और कुशलता को सलाम करते हैं। आपके प्रदर्शन की जितनी तारीफ की जाए कम है। हम आशा करते हैं आप हमारे सैनिकों को भी अपनी कुछ युक्तियां सिखाएंगे। जो आज्ञा राजकुमारी। रात के वक्त राजकुमारी अपनी सहेली मोहिनी के संग बाग में घूम रही थी। आज पहली बार आपको तीरंदाजी में पराजित प्राप्त हुई है। सूरवीर सदाशिव के लिए मन में द्वेष उठ रहा होगा। हाँ, द्वेष है तो जरूर, लेकिन उतना नहीं जितना कि हमने सोचा था। क्या तात्पर्य है आपका? इतने
इतने प्रसिद्ध धनुर्धर होने के बावजूद हमने सूरवीर सदाशिव में एक शीतलता महसूस की है। वो सच में महानता की मूरत है। कहीं आज सूर्य देवता पश्चिम में तो नहीं उगे थे? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आज पहली बार राजकुमारी ने किसी मर्द के लिए 2 मीठे बोल बोले हैं। आश्चर्य तो होगा ही। ऐसा नहीं है, हमने बचपन से ही देखा है, अक्सर मर्द औरतों को केवल एक आभूषण समझते आए हैं। बचपन में हमने जब धनुर्विद्या सीखने का हठ किया तो कितने ही मंत्रियों ने उसका प्रतिवाद किया था, ये बोलकर कि हमें इस शिक्षण की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ पिताजी के समर्थन की वजह से हम ये ज्ञान ग्रहण कर पाए। आज पहली बार हमें कोई वीर मिला जिसने हमें अपने बराबर का पद दिया है। राजकुमारी, कहीं आप सूरवीर सदाशिव को पसंद तो नहीं करने लगी है? धत, आप ऐसी बेतुकी बातें मत कीजिए। आपकी बातों से तो यही लग रहा है। अटकोलियों के बीच उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कोई छुप कर उनकी बातें सुन रहा था। शूरवीर सदाशिव ने रत्ना का मन तो जीत लिया है, लेकिन क्या वो उनका दिल भी फतेह कर पाएंगी? जब श्वेता पहली बार महल में गुम हो गई थी, रंजना को उसकी चिंता होने लगी। सुनिए, श्वेता अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं वो हो तो नहीं गई? अरे रंजना, श्वेता भला कोई छोटी बच्ची तो नहीं कि यहाँ खो जाएगी। यहीं कहीं होगी। पर मेरा जी बहुत घबरा रहा है। चलिए ना उसे ढूंढते हैं। ठीक है, चलो। उन्होंने श्वेता को किले के हर एक कोने में ढूंढ लिया था, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। श्वेता, श्वेता बेटा, पता नहीं कहाँ चली गई है मेरी बच्ची। रंजना, रो मत, वो मिल जाएगी। कहीं दीदी वहाँ अंदर महल में तो नहीं चली गई? क्या कह रहे हो तुम हर्ष? पापा, दीदी उस गाइड से उस जगह के बारे में पूछ रही थी। शायद वो वहीं गई हो। श्वेता के पापा ने यह बात गाइड को बताई। गाइड उनको वापस उसी जगह पर ले गया। यह मुमकिन नहीं है सर, यह जगह तो कई महीनों से बंद है। देखिए कितना मोटा सा ताला लगा हुआ है इस पर। कोई इतनी आसानी से अंदर नहीं जा सकता। पापा, ये देखिए। सब लोग हर्ष की तरफ देखते हैं। उसके हाथ में एक ब्रेसलेट होती है। ये देखिए, दीदी की ब्रेसलेट। अरे हाँ, ये तो श्वेता हमेशा पहने रहती है। ये तुम्हें कहाँ मिली हर्ष? यही कोने में पड़ी हुई थी। मुझे लगता है दीदी पक्का इस दरवाजे के अंदर गई है। आप प्लीज इस दरवाजे को खोलिए, हमें अंदर जाकर देखना है। हमें इसकी अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं इसे खुलवाता हूँ। गाइड के बुलाने पर ऑफिस से एक आदमी चाबी लेकर आता है और वो बड़ा सा ताला खोल दिया जाता है। सभी लोग अंदर जाते हैं। श्वेता, श्वेता बेटा। अंदर महल में कुछ ही कदम रखते हुए उन्हें वहां श्वेता बेहोश पड़ी हुई मिलती है। हे भगवान, श्वेता क्या हो गया तुझे? इसे यहाँ से बाहर लेकर जाते हैं। कुछ देर बाद श्वेता को होश आता है। माँ, श्वेता, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मुझे क्या हुआ था? तुम बेहोश हो गई थी श्वेता। तुम वहाँ अंदर कैसे पहुंची? उस दरवाजे पे तो ताला लगा हुआ था। नहीं तो, उस पर कोई ताला नहीं था। जब मैं वहां गई तो वो खुला हुआ था। मैंने सोचा एक बार अंदर जाकर देख आऊं, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। क्यों? क्या लग रहा है तुम्हें? पता नहीं क्यों माँ, मुझे अचानक से घबराहट होने लगी थी। आंखों के सामने अजीब से दृश्य आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों पुराने काल में पहुंच चुकी हूँ।
श्वेता की बात सुनकर सब बहुत डर गए थे, लेकिन वो गाइड किसी ख्याल में डूबा हुआ था। आप एक बार मेरे साथ चलिए। क्या बात है? सर, आपकी बेटी बंद दरवाजे के पीछे पहुंच गई और फिर जैसी चीजों का वो विवरण कर रही है, मुझे लगता है यह कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे किसी बहुत ही ताकतवर शक्ति का हाथ है। आपको इसे बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा। श्वेता के पापा बेहद चिंतित हो गए थे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर, हमने वो जगह इसलिए बंद कर रखी थी क्योंकि वहां अक्सर लोगों के गायब होने की खबर आती रहती थी। यहाँ तक कि दिन के वक्त भी लोगों को वहां पर किसी नकारात्मक ऊर्जा के होने का आभास होता रहता है। शुक्र मनाइए कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। श्वेता का परिवार वहां से वापस तो आ गया, लेकिन उस घटना ने श्वेता के दिमाग में घर कर लिया था और तभी से शुरू हुआ भयानक सपनों का सिलसिला। लेकिन आज का दिन श्वेता के लिए बहुत खास था, क्योंकि आज उसके कॉलेज का पहला दिन था। श्वेता कॉलेज जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। आसमानी नीले रंग का सलवार कमीज उस पर बहुत सज रहा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए वो अपने क्लास की तरफ आगे बढ़ रही थी कि तभी कुछ लड़के उसके ठीक सामने आकर खड़े हो गए। हेलो मैडम। ये क्या हरकत है? आपने हमारा रास्ता क्यों रोका? श्वेता की बात सुनकर वहां खड़ा एक बंदा अपनी आवाज ऊंची करके बोलता है, ओहो, एक फ्रेशर होकर इतना एटीट्यूड। वैसे हमसे छुपते छुपाते कहाँ जा रही थी? आज कॉलेज का पहला दिन है और हमारी परमिशन के बिना तो कोई भी क्लास के अंदर नहीं जा सकता। क्यों? आप क्या इस कॉलेज के प्रिंसिपल या डीन हैं जो यहाँ आपका ऑर्डर चलेगा? हे लड़की, हम तुम्हारे सीनियर है और हर सीनियर का राइट है फ्रेशर्स की रैगिंग करना। तो कहीं और जाकर इस राइट का प्रयोग कीजिए, श्वेता चौहान पर नहीं, वरना हम एक एक को नानी याद दिला देंगे, समझे कि नहीं? श्वेता की बात सुन सभी ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। ओह रियली? बड़ी हिम्मत है तुम में कि सीनियर से जुबान लड़ा रही हो। अब तुम चुपचाप से चलो उधर और शुरू हो जाओ। तुम्हें कुछ सुनाना होगा, ये हमारा ऑर्डर है। उन लोगों की बातें खत्म भी नहीं हो पाती तब तक मौसम का मिजाज बदलने लगता है। तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है। आसमान में चारों ओर से काले बादल घिर आए हैं। हवाओं के जोर से चारों ओर धूल मिट्टी उड़ने लगती है। श्वेता के साथ उस दिन जो राजगढ़ के किले में हुआ, क्या उसका प्रभाव उसके आने वाले जीवन पर पड़ने वाला था? और क्या वो कभी अपने हकीकत को जान सकेगी? जानने के लिए देखिए उन लोगों की बात सुन श्वेता की आंखें गुस्से से लाल होने लगती है। ये बात है, हम भी देखें किसकी हिम्मत है जो हमारी बिन मर्जी के हमसे कोई कार्य करवा ले। कॉलेज के छात्र श्वेता को देख डरने का अभिनय करते हुए कहते हैं, हम लोग तो तुम्हारा ये रूप देखकर डर गए मिस श्वेता चौहान। तो आप लोग नहीं मानोगे। वो पैर पटकते हुए उनसे दूर चली जाती है। फिर अपने बैग में से एक डिब्बा निकालती है और उसके अंदर का तरल पदार्थ नीचे फर्श पर उड़ेल देती है। सीनियर्स उसके इस तरह जाने से चिढ़कर दोबारा उसके आगे खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक कदम बढ़ाने के बाद वहीं फिसलकर गिर पड़ते हैं। अब मजा आया? तेरी ये हिम्मत, तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। बाकी के छात्र उन्हें ऐसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और श्वेता भी उनके साथ हंस पड़ती है। तभी वहां पर एक प्रोफेसर आते हैं। ये सब क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग सर। What is all this nonsense? किसने किया ये सब? सर,
सब इस लड़की ने किया है। हम इसे फर्स्ट ईयर के ओरिएंटेशन में जाने के लिए बोल रहे थे कि तभी यह हमसे जुबान लड़ाने लगी और फिर यहाँ फर्श पर फेविकॉल बिखेर थी। हाँ सर, प्लीज इन्हें पनिश कीजिए। ये क्या बोल रहे हैं मिस? सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरा रास्ता रोक कर मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, इसीलिए मैंने इनको ऐसा सबक सिखाया। आपको यकीन नहीं होता तो आप बाकी स्टूडेंट से पूछ लीजिए। हाँ सर, ये सीनियर्स हमें सुबह से परेशान कर रहे हैं। तुम लोग इस बार भी नहीं सुधरे। इस बार मैं तुम्हें सस्पेंड करवा के ही मानूंगा, देख लेना। सर प्लीज इस बार हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पक्का। सॉरी सर, सॉरी सर। सॉरी मुझे नहीं, अपने जूनियर्स और श्वेता को बोलो, और एक हफ्ते के लिए तुम लोग मेरी क्लास से सस्पेंड हो। नो सर प्लीज। नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनीथिंग एल्स। लाख दफा मना करने के बावजूद तुम लोग जूनियर्स को रैगिंग करते हो। जाओ अपना हुलिया ठीक करो। श्वेता उन सीनियर्स को एक बार देखकर मुस्कुराती है और आगे बढ़ जाती है। इसको हम बाद में देखेंगे मिस श्वेता जान। वो एक क्लासरूम में एंटर करती है कि तभी एक लड़का श्वेता की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाय ब्रेव गर्ल, आई एम राजकुमार दत्त। श्वेता उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखकर बोलती है, आप कहाँ के राजकुमार हैं? राजकुमार तो नहीं हूँ, बस मेरा नाम है राजकुमार दत्त। आपकी बहादुरी देखी तो आपसे दोस्ती करने का विचार आया और गुस्ताखी कर दी। राजकुमार के चेहरे के भावों को देख श्वेता हंसने लगती है। उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है। आई एम सॉरी, मुझे आपसे दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार है। वैसे भी आज हमारा कॉलेज में पहला दिन है और पहले दिन हमारी मुलाकात एक राजकुमार से हुई। तभी श्वेता और राजकुमार के पास एक लड़की आती है। लंबे घुंघराले बाल और आकर्षक मुस्कान के साथ वो श्वेता की तरफ बढ़ती है। सिर्फ राजकुमार से ही नहीं, राजकुमार की दोस्त सुहानी से भी, एक के साथ एक फ्री। वैसे तुम सच में बहादुर हो जो इन सीनियर्स के सामने खड़ी रही। नहीं सुहानी, ये कोई तरीका तो है नहीं जूनियर्स के साथ व्यवहार करने का। खैर जो होना था वो हो गया। अब हम लोग नोटिस बोर्ड पे टाइम टेबल चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, पहला दिन है तो देखना तो बनता है कौन कौन से प्रोफेसर हैं जो हमें पढ़ाएंगे। कुछ ही देर में उन्हें अपना टाइम टेबल देखने को मिलता है। चलो अच्छा है, आज बस इंट्रो क्लासेस ही है। चलो आज बाहर ही बैठकर मस्ती करते हैं। ठीक है चलो। लेकिन हमारा मन तो यही बैठ सबके बारे में जानने का था। पता तो चलता कौन से लेक्चरर हमें पढ़ा रहे हैं और किस तरह के छात्रों के साथ हमें पढ़ना है। क्या श्वेता, ये तो हम देखते ही रहेंगे। फिलहाल तो बाहर ही चलते हैं। तीनों कॉलेज के राउंड पर निकल पूरे कॉलेज के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो जाते हैं। कहाँ लाइब्रेरी है, कहाँ कैंटीन है, किस तरफ प्रिंसिपल का रूम है और किस तरफ स्टाफ रूम है। राउंड लगाने के बाद तीनों लाइब्रेरी में जाकर बैठते हैं। श्वेता जाकर अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवाने के लिए लाइब्रेरियन से बात करती है तथा रैक में से कुछ किताबें देखने लगती है। तभी उसे हिस्ट्री सेक्शन में कुछ किताबें दिखती है। राजगढ़ का अनोखा इतिहास, ये एक रोचक किताब मालूम होती है। श्वेता, आज तो पहला ही दिन है और तुमने पहले ही दिन किताबें इशू कर ली। लगता है पढ़ने का बहुत शौक है तुम्हें। जरा दिखाओ तो कौन कौन सी किताब लेकर आई हो। राजगढ़ का अनोखा इतिहास, कहने को पढ़ाई तुम आर्किटेक्चर की कर रही, लेकिन किताब पढ़ रही हो इतिहास वाली। कमाल हो तुम। हमें बचपन से ही इन सब में रुचि है। किले, पहाड़, राजमहल, इन सब के सपने देखते हुए ही हम बड़े हुए हैं। वहीं राज एकटक श्वेता को देखे जा रहा है। उसके चेहरे से मुस्कुराहट तो जा ही नहीं रही थी। नहीं राजकुमारी साहब, आप गलत कह रही हैं। ये सपने आपको अपनी मर्जी से नहीं आते थे। ये सब तो मेरे हुक्म की इच्छा है और आगे भी उन्हीं की मर्जी चलेगी।
बस अब मुझे आपको किसी भी तरह आपको राजगढ़ की तरफ ले जाना है, जहां आपको मेरे हुक्म से मिल उनको आजाद करना है। सुहानी, जरा राजकुमार की तरफ देखना, दिन में ही ख्यालों की दुनिया में घूमने में लगा हुआ है। सच में श्वेता। राज, सपने तो रात में ही अच्छे लगते हैं। तुम पहले अजूबे हो जो दिन में ही देखकर मुस्कुरा रहे हो। सॉरी, मैं बस यूं ही। अच्छा गाइस, अब हमें घर जाना है। बाय बाय। इतनी जल्दी भी क्या है? चलो ना, हम कहीं खाने चलते हैं। नहीं, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। सो कल मिलेंगे। बाय श्वेता। राज, ये लड़की कितनी अलग है ना। खूबसूरती में इसकी कोई मिसाल नहीं और कितनी निडर है। कुछ खास बात है इसमें। तुम्हें अभी पता ही क्या है सुहानी, ये तो बहुत खास है। आखिर राजकुमार क्या सोच रहा था? क्या उसे श्वेता के बारे में कुछ ऐसे राज पता थे जो स्वयं श्वेता भी नहीं जानती थी? रात के अंधेरे में कोई आदमी राजगढ़ के किले में घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं आ गया हूं हुकुम। महल के उस भाग में जाना निषेध था। चौकीदार की नजरों से बचते हुए वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहा था। एक भारी सा दरवाजा खोलते हुए वो अंदर महल तक पहुंच चुका था। उसके सामने एक बड़ी सी मूर्ति रखी हुई थी। यही है वो? उसने उस मूर्ति पे बने हुए आकृति को प्रणाम किया और उस पर हाथ फेर कर कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगा। मिल गया। अपने बैग से एक पत्थर निकाला और उसे मूर्ति के अंदर बिठा दिया। यह रही इसकी चाबी। पूरे महल में गड़गड़ाने की आवाज आने लगी। आसपास के स्तंभ हिलने लगे, उनसे धूल निकलकर झड़ने लगी। उसने किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश की। कुछ देर में वो आवाज धीमी हो गई। उसने देखा कि वो मूर्ति दो अलग हिस्सों में बंट चुकी है और उसके नीचे से एक रास्ता निकल आया है। अंदर बहुत अंधेरा था। किसी तरह टॉर्च की रोशनी के सहारे लड़खड़ाते हुए वो उस तहखाने के अंदर पहुंच गया। तहखाने में चारों तरफ धूल मिट्टी बिखरी हुई थी। मकड़ियों के जाले बिछे हुए थे। फर्श पर उसने एक अग्नि कुंड सजाया। एक तरफ पूजा की कुछ सामग्री रखी होती है। वो आंखें बंद कर तप मुद्रा में बैठ जाता है और कुछ मंत्र सा बुदबुदाने लगता है। मंत्र के पूर्ण होते होते अग्नि प्रज्वलित होने लगती है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती है। धूल से एक बड़ा सा बवंडर बन जाता है। उस बवंडर में से एक शैतानी चेहरा झांकने लगता है। हुकुम सा, आप आ गए। एक गहरी खूंखार आवाज से वो बोलना शुरू करता है। मैंने तुम्हें एक खास प्रयोजन से अपना गुलाम बनाया था। कहो, मुझे आजाद कब करोगे? माफ कीजिए हुकुम, लेकिन मैंने सारे उपाय करके देख लिए हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इनमें असफल रहा। मेरे क्रोध को और मत बढ़ाओ। अगर मैं जीवित रहता तो अपने तंत्र की सहायता से ये काम चुटकियों में कर लेता, और एक तुम हो जो कोई उपाय ही नहीं कर पा रहे। माफ कीजिए हुकुम साहब, लेकिन मैं आपकी बराबरी करने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन मेरे पास एक और उपाय है। अब तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को बोलूंगा। तुम्हें राजकुमारी को यहाँ किले में लेकर आना होगा। न जाने कितने सदियों से मैं यहाँ पर कैद हूं। मुझे आजाद होना है। पिछली बार जो काम अधूरा रह गया था उसे इस बार पूरा करके ही दम लूंगा। आप फिक्र मत कीजिए हुकुम साहब, मैं हरगिज आपको निराश नहीं करूंगा।
मुझे कुछ और दिन दीजिए, मैं राजकुमारी सा को यहाँ लाकर आपके सामने पेश करूंगा। वो धूल का तूफान बेहद तीव्र हो चुका था। ठीक है, लेकिन अगर तुम इस कार्य में असफल हुए तो मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक तेज गड़गड़ाहट के बाद सब शांत हो गया। उसका मालिक वहां से जा चुका था। उस गुलाम के हाथ में कोई वस्तु आ गई थी। वो एक माला थी। बस राजकुमारी सा, कुछ दिनों का इंतजार और सही। आज मेरी ये पूजा भी संपन्न हो गई और मुझे ये वशीकरण माला भी मिल चुकी है। अब कोई भी युक्ति लगाकर मुझे इसे आपको पहनानी है। फिर कोई भी बंधन हो जो आपको हुकुम साहब के पास जाने से रोक रहा हो, वो सब अप्रभावित हो जाएंगे और आप पूर्णतः हुकुम साहब के वश में हो जाएंगी। पिछले दिनों में श्वेता के साथ हुए आकस्मिक घटनाओं का निवारण करने रंजना सर्वज्ञानी गुरुदेव के पास आई होती है। गुरुजी प्रणाम। जय माता दी। रंजना, सब कुशल मंगल तो है? गुरुजी, हमारे आने का कारण तो आप बखूबी जानते हैं। जानता हूं, ये भी जानता हूं कि इस समय श्वेता के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। वो रूह उसे अपनी तरफ खींचने का भरसक प्रयास कर रही है एवं उसने इस कार्य में सफल होने के लिए अपने कुछ मोहरों को भी भेजा है। रंजना ये सुनकर घबरा जाती है। उसकी आंखें भर आती है। गुरुदेव, आखिर वो लोग चाहते क्या है मेरी बेटी से? क्यों वो उसके ही पीछे पड़े हुए हैं? हमने ऐसा क्या पाप किया है जो हमारी श्वेता को वो साया इतना कष्ट दे रहा है? हम यह पता लगाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं रंजना। क्या तुम श्वेता का जातक यहाँ लाई हो, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था? जी गुरुदेव, ये लीजिए। इससे हमें उसके भविष्य के बारे में कुछ जानकारी अवश्य मिल जाएगी। अब बचा उसका भूतकाल, तो वो तो हम खुद पता लगा ही लेंगे। गुरुदेव, आप कुछ उपाय कीजिए जिससे हमारी बच्ची इन सब से दूर रह सके। आप तो सुमर्थ हैं गुरुदेव। ऐसी परिस्थितियों में किस तरह जूझना है आप सब जानते हैं। हमारी बच्ची को इन विकट परिस्थितियों से बचाइए गुरुदेव। अपने आप को संभालो बेटा, मत भूलो श्वेता के जन्म पर हमने तुमसे क्या कहा था। उस पर महादेव की असीम कृपा है। जब तक उनका आशीर्वाद उसके साथ है, कोई भी बुरी शक्ति उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्या गुरुदेव सही समय पर श्वेता को बचा पाएंगे? उस रूह के प्रभाव से श्वेता के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, जानने के लिए देखते रहिए सदियों का इंतजार। मेरा अंदेशा सही होता नजर आ रहा है। उस सपने का सीधा संबंध श्वेता के पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है श्वेता के पिछले जन्म में कोई कार्य अधूरा रह गया था और उसी कार्य को संपन्न करने के लिए उसका दोबारा जन्म हुआ। लेकिन यह क्या? यह रूह भी सदियों से श्वेता के पीछे पड़ी हुई है। श्वेता के पिछले जन्म की कड़ियों में इस रूह का भी जुड़ी है। वो श्वेता को अपने काबू में करना चाहती है। यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। श्वेता को हमें और बचा कर रखना पड़ेगा। तभी उनकी नजर जातक में लिखे एक गुत्थी पर पड़ती है। इसका मतलब श्वेता की जिंदगी में जल्द ही वो कदम रखेगा और वही उसकी आत्मा से रक्षा भी करेगा। ऊपर वाले की लीला भी अपरंपार है। जहां कठिनाई है वहीं निवारण भी। जय माता दी। राजस्थान के उसी शहर के दक्षिण दिशा में स्थित एक हवेली में रेडियो पर एक गाना बज रहा था। साथ में एक 16 वर्ष का नौजवान कमरे में टहलते हुए गुनगुनाता भी जा रहा था।
जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। छोटे, तुम्हें पता है ये गाना हमारे दिल के बेहद करीब है। जब भी इस गाने को सुनते हैं हम खो ही जाते हैं। ये समझ लो ये हमारा पसंदीदा गाना है। हाँ भाई साहब, हमें पता है, बचपन से जो देखता आ रहा हूँ। आप जब भी इस गीत को सुनते हैं एक चमक आपके चेहरे पे आती है और खुद भी साथ साथ गुनगुनाने लगते हैं। तभी अपने किताब में ध्यान लगा रहे रुद्र को अपने हाथ में कुछ अजीब सा दिखता है। उसके हाथ में बना निशान चमकने लगता है। उस निशान से एक सुनहरी सी रोशनी निकलने लगती है। ये क्या है? मेरे निशान पर ये चमकीली रेखाएं क्यों उभर रही हैं? वो बेहद विचित्र नजारा था, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का दर्द नहीं हो रहा था। अनुराग, देखो मेरे निशान से ये कैसी रोशनी निकल रही है। कौन सी रोशनी भाई साहब? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अरे ये देखना। ऐसा? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रुद्र इस बात से बहुत डर जाता है। वो वहां से फौरन दौड़ता हुआ नीचे हॉल में आता है, जहां उसकी दादी बैठी हुई होती है। दादी सा देखिए, ये हमारे हाथ में से कैसी रोशनी निकल रही है, सुनहरी सी। उसकी दादी सा उस समय हॉल में बैठी हुई कोई धार्मिक पुस्तक का अध्ययन कर रही होती है। देखा चोरे मारे को, जरा मैं पे तो देखूं कैसी रोशनी निकल रही है तारे हाथ से। वो रुद्र का हाथ अब पकड़ती है और देखते हुए कहती है, रे चोरे, अटे तो कोई रोशनी को नहीं। हम सच कह रहे हैं दादी सा, हम जब कमरे में थे तब इसमें से रोशनी निकली थी। रे चोरे, चिंता को नहीं कर, तारे को कोई वहम हुआ से। अब ते जा और अपने कमरा में जाके आराम कर। रुद्र हैरानी से सोच विचार करता हुआ वहां से अपने कमरे में अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंखें भारी हो जाती है तो वो स्वप्न की सुंदर सी दुनिया में गोते लगाने लगता है। राजकुमारी, अब वापस लौट जाइए। राजकुमारी, क्यों कर रही हैं आप ये? क्या आप तैयार हैं राजकुमारी? हाँ, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, निशाना लगाइए। तीर ठीक निशाने पर जा लगे थे। बहुत खूब राजकुमारी। अद्भुत। राजकुमारी, आपका प्रशिक्षण अच्छा चल रहा है। अगली प्रतियोगिता में आप हमें अवश्य पराजित कर देंगी। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। आपने हमारा मार्गदर्शन नहीं किया होता तो हम कभी इस योग्य नहीं बन पाते। मोहिनी, इधर आइए। ये मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी भेंट। बक्से के अंदर एक सोने का तीर था। यह सम्मान पाकर सदाशिव भावनात्मक हो गए थे। अब हमें चलना चाहिए। आज रात ही हमें अपने राज्य विजयनगर की ओर प्रस्थान करना है। प्रणाम। उस समय राजकुमारी से बहुत कुछ कहने का मन था, लेकिन उन्हें कहने का साहस न जाने क्यों नहीं ला पाए। शाम के वक्त हम राजगढ़ से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तब हमें एक युवती इस पार आते हुए दिखी। कहीं ये राजकुमारी रत्ना तो नहीं? हमारा दिल राजकुमारी से बिछड़ने के ख्याल से ही इतना विचलित है कि हमें दिन में भी सपने दिखा रहा है। लेकिन वो कोई सपना नहीं था। यकीनन राजकुमारी उससे मिलने वहां जा पहुंची थी। राजकुमारी, आप इस वक्त यहाँ पर? सब कुशल मंगल तो है ना? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नदी के उफनती लहरों के बीच दोनों गुमसुम बैठे थे। उनकी खामोशी ही उनके दिल का हाल बयां कर रही थी। सदाशिव, हम एक योद्धा हैं। तीर हो या बोल, एक टक में निशाना साधने में विश्वास रखते हैं, इसीलिए खुल के बोल रहे हैं। आप भी मन में कोई झिझक मत रखिएगा। हमें आपसे प्रेम है। हमें समझ नहीं आ रहा राजकुमारी, हम क्या कहें। ये बात सच है कि हम भी आपसे प्रेम करते हैं। आप ये बात जान गई होंगी। एकादशी के दिन से ही हम आपके हुनर, बेबाक व्यक्तित्व
और सुंदरता के कायल हो गए थे। सदाशिव के मुंह से अपना गुणगान सुनकर राजकुमारी शर्म से लाल हो गई। इसका मतलब आप भी हमें उतना ही पसंद करते हैं सूरवीर? हाँ, लेकिन हम दोनों का एक होना नामुमकिन है। क्यों? यदि आप भी हमें उतना ही पसंद करते हैं तो फिर हमारा विवाह मुमकिन क्यों नहीं है? क्योंकि आप राजघराने में पली बड़ी राजगढ़ की इकलौती राजकुमारी हैं। महाराज भला आपका विवाह हम जैसे मामूली से योद्धा से क्यों करवाएंगे? आपसे प्रेम करते वक्त हमने आपकी हैसियत या वैभव नहीं देखी थी। हमारे लिए आप वो पुरुष हैं जिसने हमें दिल से अपनाया है। आपने ही कहा कि आपको हमारे व्यक्तित्व से प्रेम हुआ था, फिर इसका हमारे राजकुमारी होने से क्या लेन देन? राजकुमारी, आप समझती क्यों नहीं है? हमारा मिलना मुमकिन नहीं हो सकता। आप एक राजकुमारी हैं और हम एक मामूली से योद्धा। आप महल वापस लौट जाइए। अब हमारा लौटना मुमकिन नहीं है। आप हमारी मनोदशा समझिए। हमारे पास अब अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। हम आपसे बेहिसाब प्रेम करते हैं। किसी अन्य के विषय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर हमारे पास एक ही शेष विकल्प बचा है। नहीं, रुकिए राजकुमारी। भाई साहब, क्या हुआ भाई साहब? आप अचानक से चीखे क्यों? हमें वही सपना फिर से आया था। भाई साहब, इस बारे में किसी को बताते क्यों नहीं है? क्या देखा आपने? कुछ नहीं अनुराग, तुम सो जाओ। पता नहीं वो कौन है जो कुछ दिनों से हमारे सपनों में नित दिन आती रहती है और न जाने क्यों वो हमें सदाशिव कहकर बुलाती है। कौन है वो अजनबी? श्वेता कॉलेज के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसके लिए कितना अहम होने वाला था। ओफो, आज तो पक्का देर ही हो जानी है। अगर और 2 मिनट यहाँ खड़ी रही तो। इससे तो अच्छा है कि थोड़ा पथ यात्रा ही कर ली जाए। वैसे भी कॉलेज कौन सा दूर है। सोच में डूबी हुई श्वेता चलती चली जा रही है, जिस कारण सड़क पर आने वाले ब्रेकर पर वो ध्यान नहीं दे पाती है और ब्रेकर पर पैर पड़ते ही उसका पैर हल्का सा मुड़ गया। हे महादेव, आज तो कितने इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं। अब तो देर ही हो जाएगी। वो सोच में ही डूबी हुई होती है कि तभी उसके पास एक बाइक सवार आकर रुकता है। अपने सिर पर हेलमेट पहना हुआ होता है। क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? बाइक सवार की आवाज सुनकर श्वेता गर्दन ऊपर करती है और बालों को वापस से साइड में संभाल कर उसकी तरफ देखती है। ये इतनी जानी पहचानी से क्यों लग रही है? रुद्र और श्वेता की मजेदार मुलाकात क्या रंग लाएगी? क्या इस सपने में उजागर हुआ सत्य श्वेता को सच्चाई के नजदीक ले जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए